हम लोगों ने अपने पहली पार्ट में इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज का जो पहला पार्ट है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। तो आज की क्लास में हम जो है नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो कई सारे एग्जाम्स जैसे आपका स्टेट पीसीएस हो गया, पीएससी हो गया, ठीक है, ये आपका एसएससी है, ठीक है, आपका जो रेलवेज का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, ये आपका आईसीआर का एग्ज़ाम है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का भी पीसीएस या ट्रिपल एससी, या एमपी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल इंडिया में या किसी भी स्टेट का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, तो इसमें पूछा गया है कि व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग एंड वेयर, ठीक है, जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है, इसको पहली बार किसने गाया और कहाँ गाया गया, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के अंदर ये गाया गया, ठीक है, पब्लिकली बेसिकली, ठीक है, मतलब जो ओपन में सभी के साथ में एक सामूहिक गीत गाया गया भारत का जो राष्ट्रगान है उसे, ठीक है। और ये किसने गाया, पब्लिक ने और प्लस जो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, टैगोर ने खुद भी इस गीत को गाया 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के अंतर्गत, ठीक है। और ये 27 दिसंबर में कोलकाता का क्या हुआ था, आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सत्र यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और 1919 में, ठीक है, 1919 फरवरी 28 तारीख, ठीक है, इस डेट में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने है, इन्होंने इनिशियली क्या है, जो आपका नेशनल एंथम है उसको बंगाली भाषा में लिखा था, बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। और 28 फरवरी 1919 को, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इनको कन्वर्ट किया था किसमें, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया था बेसिकली, ठीक है, ठीक है। और इसे कहा गया, टाइटल नाम दिया गया था इसे क्या, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको टाइटल दिया गया, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, नेशनल एंथम कब गाया गया, वो 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई टेम्पोरल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, भारत में एक लेजिस्लेचर बनाया गया पहली बार एक टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो कब बनाया गया बेसिकली पूछा है इसमें कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 1919 का एक्ट था आपका, ये तो आपको बनाया गया 1935 के अकॉर्डिंग, तो जो 19 का एक्ट है, इस एक्ट में जो पहली बार किसकी बात करी गई, बाई कैमरल की बात की गई, और जिसमें बाई कैमरल का मतलब द्वैशासन, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस इस तरीके का कोई सिस्टम रहेगा, ठीक है, उसकी बात करी गई 1919 में। और जो कि डायरेक्ट इलेक्शन रहेंगे इसमें, किसके रहेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सॉरी बाईकैमरल जो है 1909 में था, और इसमें क्या किया, इसको बाईकैमरल को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा अपर हाउस में, ठीक है। और अपर हाउस क्या था आपका, अपर हाउस जैसे आज का आपका काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। और लोअर हाउस है आपका लोकसभा, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव आपका असेंबली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका करेक्ट आंसर है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनी उसके पहले भारतीय प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, वो थे विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। और ये कब बने, 1925 के अंतर्गत, ठीक है। और ये तो फर्स्ट इंडियन थे। अगर हम बात करें पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक फ्रेडरिक वाइट, ठीक है, ये नाम के व्यक्ति जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इसके सेंट्रल लेजिस्लेटिव के, ठीक है। और ये तो 1925 में तो विट्ठल भाई बने ही थे, उसके बाद ये दोबारा से री इलेक्ट हुए, दोबारा चुने गए कब, 1927 के दौरान, ठीक है। और इसमें एक नाम होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये हमारे देश के पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन्हें पहला टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था,
ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया, और इनको जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो डेट कौन सी थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक नाम है जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर जो हैं ये क्या थे, इन्हें दादा साहेब भी कहा जाता है, इनको दूसरा नाम मावलंकर जी को क्या कहा जाता है, दादा साहेब, दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है जो लोकसभा बनी उसके क्या थे, स्पीकर थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटर वो कौन है, लेजिस्लेटिव, वो थे विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कास्ट, जो कास्ट का मतलब जाति है ना, जैसे जाति, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये कहाँ से आया बेसिकली, तो ये पूछा गया है इसमें। तो ये जो टर्म आया है ये बेसिकली स्पेनिश, ठीक है, और पुर्तगीज टर्म है, पुर्तगीज ने इसे यूज किया इस टर्म को कास्ट में। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगीज। अगर जो स्पेनिश होता तो स्पेनिश भी आप लगा लेते, ठीक है। तो इसी में कास्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि भाई कोई भी कम्युनिटी या लोग हैं उनको डिवाइड किया गया है, मतलब आपका ट्राइब के बेसिस पे, कलर के बेसिस, मतलब ट्राइब के बेसिस पे, या किस जाति से आते हैं, ब्रीड्स की कैसी है उनकी, उस टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे पुर्तगीज हैं जो ये भारत में आए थे पहली बार, तो ये 20 मई 1498 को, ठीक है, इस डेट में कौन आया था भारत, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत आया था 20 मई 1498 में, ठीक है। ये भारत पहुंचा, और कहाँ पर भारत में पहुंचा है, कालीकट में, कालीकट, ठीक है, जो कि मालाबार कोस्ट के तरफ होता है, मालाबार कोस्ट, ठीक है, जो आपका साउथ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और जो डच हैं आपके, डच जो है भारत आए थे 1605 ईस्वी में, ठीक है। और जर्मन भारत नहीं आए, और ये ब्रिटिश जो है ये लगभग 1600 ईस्वी के आसपास जो है भारत में आए थे ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे व्यापार करने भारत में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था आपका, द टर्म कास्ट कहाँ से निकला, पुर्तगीज ने ये टर्म जो है क्वाइन किया था, निकाला था, दिया था, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, जो भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पब्लिश हुआ, ये वो पब्लिश हुआ था देहरादून में। और देहरादून क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है, और उत्तराखंड के जो CM है प्रेजेंट टाइम पे वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर क्या है अभी लोग जो आपका विधानसभा के इलेक्शन जो है वो अपकमिंग मंथ में होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई अलग। अब देहरादून है तो ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, देहरादून में ये पब्लिश हुआ। तो इसमें जो कैलीग्राफर थे, मतलब जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा जो उसमें साइड बाउंड्रीज का जो डिजाइनिंग वगैरह किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, वो किसने किया था, वो किया था प्रेम बिहारी नारायण नारायण रायजादा, ठीक है, रायजादा, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के ओरिजिनल वो कैलीग्राफर हैं जिन्होंने उसकी डिजाइनिंग करी, जो आउटर बाउंड्रीज हैं, सब जो डिजाइन देखते हैं आप, वो किसने की थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। और फोटोग्राफ्ड बाय इसको, मतलब एक्चुअली इसको किसने किया, फोटोग्राफ करके रखा इसे, सर्वे ऑफ इंडिया ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। चलिए फिर, और देहरादून में आपको क्या देखने को मिलता है, देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देहरादून के अंदर। और सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है आपका, देहरादून के अंदर। चलिए फिर देखते हैं, टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन से होते हैं, टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ, दो डेमोक्रेसी के किस तरीके के पार्ट होते हैं, ये पूछा गया है। टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन से हैं, देखिए वो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी के दो पार्ट हैं। अब देखिए डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं होता क्या है। तो जो पहला आपका डायरेक्ट इलेक्शन है, तो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या हो गया कि भाई जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं किसी को चुनने में। जैसे हम लोग जो है MLA चुनने में या MP चुनने में, इलेक्ट करने में क्या है, हमारा डायरेक्ट रोल रहता है, ठीक है। डायरेक्ट हमारा सिटीजन्स का, ये जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। और जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं उसमें क्या है
जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, है ना, जो भाई देखिए आपने क्या चुना, एमएलए को, एमएलए जाके फिर क्या है, मान लीजिए सीएम को चुनाव करना है, ठीक है, तो एमएलए जो जितने सारे एमएलएज हैं उनमें से किसी एक बंदे को सीएम चुना जाएगा, उन एमएलएज के अंदर में से किसी को, मान लीजिए किसी ने खड़ा किया किसी व्यक्ति के, 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 में से किसी एक व्यक्ति 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, कि भाई 5 लोगों को 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से 5 लोग खड़े हैं, तो भाई अब ये 100 लोग जो हैं, जो बचे हुए 95 हैं, 95 के लीजिए ये पूरे के पूरे 100, इनमें से ये चुनेंगे कि भाई सीएम कौन बनना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, वो है आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और यही क्या थे आपके जो चेयर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो भी आपके कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, और इसमें एक नाम है बी एन राव, बी एन राव जो थे वो क्या थे, एडवाइजरी एडवाइजर थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसके अंदर एडवाइजर थे, ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे आपके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसमें और एक दो नाम आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करी हमने, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में एक नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, बैनर्जी, ठीक है, ये कौन थे, ये थे चीफ ड्राफ्टमैन, ठीक है, जो ड्राफ्ट हुआ उसके चीफ ड्राफ्टमैन थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना इसमें लगभग 289 लोगों ने क्या किया, साइन किए थे, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, जब ये बनकर तैयार हुआ, और ये बनकर कब तैयार हुआ, ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, मगर ये इनेक्ट कब हुआ, ये हुआ था, इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को ये क्यों इनेक्ट हुआ, वो इसलिए क्योंकि देखिए उस टाइम क्या थी, कांग्रेस या आईएनसी जो थी वो मेजर डोमेन में वर्क कर रही थी, और 26 जनवरी 1930 में आईएनसी ने कहा, किस बारे में बात करी, पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होने चाहिए, इस बारे में इन्होंने बात करी, ठीक है, तो इसीलिए इस डेट को जो संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लागू किया गया है, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैक्सिमम पार्ट कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, और बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 था, 1947 का, वहाँ से भी लिया गया, ठीक है, और कई सारे चीज़ों से देशों से इसे बोरो भी किए गए कई सारे पार्ट्स को, ठीक है, और अब तक अप टू जब तक मैं जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक लगभग 100 आई थिंक 104, हाँ 104 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं पूरे संविधान में, कई सारे संशोधन हमने धीरे धीरे किए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो आई होप सो कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये देखिए हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी बात करी कि मैक्सिमम पार्ट हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैक्सिमम पार्ट हमने लिया, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें क्या हुआ, जो इसमें क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इसमें जो प्रोविंशियल डायरकी जो थी, डायरकी द्वशासन, वो प्रोविंशियल से, जो प्रोविंस थे प्रांत से, वहाँ क्या कर दिया, वहाँ से क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, और इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया, सेंटर में ला दिया गया, प्रोविंसेस से हटाकर उसे सेंटर में ला दिया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, जो इंडियन काउंसिल थी, बेसिकली एक इंडियन काउंसिल भी इस्टेब्लिश की गई थी उससे पहले, इंडियन काउंसिल को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है, और उसकी जगह इंडियन काउंसिल की जगह क्या बना दी गई, एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी बना दी गई उसकी जगह पे, इंडियन काउंसिल की जगह पर, ठीक है। और 1935 में ही क्या हुआ था, बर्मा 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 जो म्यांमार है आज का, ठीक है, वो भारत से अलग हुआ, ठीक है।
और 1935 में ही आपका क्या बनी थी, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और बाकी जो 6 मतलब 6 से मैक्सिमम 6 तक जो है अदर जजेस की संख्या रखी गई उसके अंतर्गत, ठीक है। और इसी में एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी गई जिसमें 10% तक की जो पॉपुलेशन थी देश की, उसको क्या था, वोटिंग राइट्स मिले कि वो चुनाव में अपना भागीदारी दे सकती है। तो मान लीजिए 10 करोड़ की जनसंख्या थी तो उसमें से 10%, ठीक है, मतलब 1 करोड़ की जनसंख्या को क्या मिला, वोटिंग राइट मिले कि वो अपनी सरकार चुनने में सक्षम है, वो चुन सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सब कई सारी चीज़ें थी 1935 की, और 1935 के एक्ट के अनुसार ही क्या बना आपका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे क्या कहते हैं, माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इस एक्ट की एक स्पेशलिटी थी कि मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी जो 2 सेशन हमने 1935 में प्रोविंस से खत्म करके सेंटर में ला दी, तो इसी एक्ट में डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, कहाँ पर, प्रोविंस के अंदर, प्रांतों में, ठीक है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसी को क्या कहते हैं, इसी एक्ट को, जो आपका माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसी को कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनल इलेक्टोरेट भी इस एक्ट जो आपका रिफॉर्म था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 1919 का जो पार्ट था, उसके लिए कम्युनल इलेक्टोरेट भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि जो मुस्लिम्स के लिए एक अलग वो कर दिया गया कि भाई मुस्लिम लोग जो है वो मुस्लिम को वोट देंगे, इस तरीके से सेपरेशन वाला काम किया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सॉरी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 जून प्लान, ठीक है, इसे माउंटेग्यू वो जो आपके लास्ट वॉइसरॉय थे, ठीक है, भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने एक प्लान दिया जिसके तहत क्या है, भारत को आज़ादी दी जाएगी 47 में, ठीक है। तो 3 जून प्लान जो है माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है इसे, ठीक। तो कई सारी चीज़ें आपको इन सभी पॉइंट से देखने को मिली। तो जो क्वेश्चन था बिगेस्ट सोर्स, वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी आपकी तो उसमें कौन व्यक्ति मेंबर नहीं था, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए सरदार पटेल जो है, ये कौन थे आपके, डिप्टी पीएम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एक्चुअली संविधान में कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कही गई है, बट ये पोस्ट इनको दी गई थी एक तरीके से कुछ टाइम के लिए। उसके बाद साथ में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे, ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे किसके, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जेपी नारायण जो है, ये बेसिकली क्या थी, ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये मेंबर नहीं थे जो। और के एम मुंशी, तो के एम मुंशी जो थे मेंबर थे किसके, मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी क्या थे, मेंबर थे। तो जो इसमें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, कहाँ से, ये बेसिकली बिलोंग करते थे बिहार से, ठीक है। और सरदार भाई पटेल के वो क्या कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन, ठीक है, इंडियन आयरन मैन हमारे लौह पुरुष, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो सरदार वर्ड है इनका, ये जो टाइटल है सरदार, ये इनको मिला था बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में इन्हें, बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर जो वहाँ की लेडीज थी, उन्होंने सरदार की उपाधि इन्हें दी थी कि सरदार का टाइटल भाई ये वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से आगे सरनेम इनको दिया जाएगा टाइटल, ठीक है। वुमेन्स के द्वारा दिया गया बारदोली सत्याग्रह, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटीज बनाई गई है, ठीक है। और कहाँ बनाई गई, नर्मदा रिवर के पास में, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
वॉज सेटअप बाय, किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाई गई? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है। और ये बनी थी एक्चुअली, बनाई तो इसके अंतर्गत गई थी बट बनी थी ये 1774 में, ठीक है। और ये पहली सुप्रीम कोर्ट आपकी कहाँ बनी? कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर 74 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे इलिगाह इलिगाह इम्पे इम्पे, ठीक है, लिखा है इम्पे, जो थे पहले चीफ जस्टिस थे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, बट ये थी 1774 में बनाई गई, ठीक है। और उस टाइम पर जो गवर्नर थे, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ सॉरी गवर्नर जो थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जिन्हें नया नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वो कौन थे? वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 1813 की एक्ट की, ठीक है, 1813। अब 1800 चार्टर्ड एक्ट जो 1813 आया, इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, नहीं सॉरी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी किस पर? ट्रेड पर, उसे ख़त्म कर दिया गया। और किस पर? कौन सी चीज़ों को छोड़ के? चाय के व्यापार को, और प्लस जो चाइना के साथ व्यापार करते हैं, ये दो चीज़ें छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की जो मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। और फिर 1833 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ क्या बन गए? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ ये कौन बने? सबसे पहले ये बने विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर। और जो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये कुछ खास नहीं है। इसमें क्या हुआ कि भाई जो भी गलतियां या कमियां रह गई 1773 के जो एक्ट, 73 का जो एक्ट था या रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर जो भी कमियां रह गई उनको क्या किया गया? रेक्टिफाई किया गया, करेक्ट किया गया, ठीक है। बेसिकली ये मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन ऑफ 1773 एक्ट कहलाता है, ठीक है। सुधार कानून, सुधार जो अधिनियम आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब सेटअप की गई, किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा सेटअप की गई थी? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन, ठीक है। जो भारत के अंदर डिवीजन हुआ, मतलब क्षेत्रों का जो विभाजन किया गया, वो किस एक्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। ये किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी एक्ट को क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है 1858। क्योंकि देखिए ये कब आया? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। और इस टाइम पर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो राज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पर किसका राज आ गया? क्राउन का राज आ गया। मतलब जो इंग्लैंड की महारानी है उनकी तरफ से जो है सीधा शासन प्रशासन जो चलाया जा रहा था, ठीक है। और इसमें देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब जो है 1858 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पोस्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? वॉइस रॉय में, ठीक है, उसको बना दिया गया वॉइस रॉय। तो जो भारत के पहले वॉइस रॉय थे और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे लास्ट, सॉरी पहले गवर्नर वॉइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर एक दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इससे पहले एक बात कर लेते हैं हम 1833 की। तो इस टाइम पर जो एक एक्ट आया था उसमें जो बॉम्बे और मद्रास थी, प्रोविंस थे, जो गवर्नर जनरल्स थे उनको क्या कर दिया गया? उनकी जो पावर थी वो ले ली गई, और वो किसको दे दी गई? जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनकी पावर लेकर किसको दे दी गई? आपकी बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये 1861 का जो एक्ट आया, इसमें क्या किया गया? जो उनकी पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास की उनको वापस दे दी गई, रिस्टोर कर दी गई उनकी पावर्स को, ठीक है।
और इसमें जो 92 वाला पार्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या है कि इस एक्ट में जो भारतीय लोग थे उनको बजट पर डिस्कस करने की जो सत्र, जो आपका लेजिस्लेचर चल रहा है या सभाएं चल रही हैं, उसमें बजट पर वो लोग क्या है अपनी राय या डिस्कशन कर सकते हैं। इस चीज़ का उनको अधिकार दे दिया गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमने अभी कई सारी चीज़ें पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ली हैं। तो जो टेरिटोरियल डिवीजन की बात करी गवर्नेंस ऑफ इंडिया में, वो किसके एक्ट के अकॉर्डिंग आई? वो आई आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत। ओ नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, नहीं ये नहीं, एक्चुअली ये क्या था, इसमें था, हम इसकी बात कर रहे थे ना 1858 में, ये नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। देखिए जो राज्यसभा के अंदर जो एक्चुअली राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा में होते हैं, जिसमें से जो इलेक्ट होते हैं बेसिकली वो कितने होते हैं, 238। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है ये हमने किस देश से लिया है अपने संविधान के अंतर्गत, ये पूछा है इसमें। तो ये हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। जो आयरलैंड देश है वहाँ से हमने राज्यसभा के नॉमिनेशन का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको हमने लिया है। अब आयरलैंड से लिया है तो हमने और भी कुछ चीज़ें ली होंगी, जाहिर सी बात है। तो इससे हमने क्या लिया है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बारे में भी हमने कहाँ से बात करी है, लिया है आयरलैंड से। और साथ में हमने लिया है DPSP, जस्ट मिनट, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है, ठीक है। बोरो मतलब उधार लेना है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी योर आई वांट टू बोरो योर पेन, आई वांट टू बोरो योर बाइक, है तो उधार ले रहा हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। आई वांट टू बोरो सम मनी। तो इस तरीके से जो उधार ली गई हैं चीज़ें, या ली गई हैं बेसिकली, ठीक है, वो हैं ये सब। तो ये तो हो गई आयरलैंड की बात। फिर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। यूएसए से भी हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। तो यूएसए से जैसे हमने जुडिशरी इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की बात करी। जुडिशरी जो आपका न्याय तंत्र है वो आज़ाद रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, वो किसी भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी चीज़ से संबंधित है, वो इंडिपेंडेंट अपनी एजेंसी रहेगी। वो कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। और अमेरिका से लिया हमने फंडामेंटल राइट के बारे में, जितने भी फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई कोर्ट उस पर दोबारा सुनवाई करे, आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, तो साउथ अफ्रीका से जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट, भाई राष्ट्रपति को आपको हटाना है, तो उसका जो जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट्स है, चीज़ें हैं, है ना, क्या क्या करना होगा, वो सब प्रोसेस जो है हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और साथ में क्या लिया है, रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जज, कहाँ के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए कौन सी प्रक्रिया है, आपको प्रेसिडेंट को हटाना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, यूएसए से हमने और चीज़ ली है, प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, वो भी हमने चीज़ जो है कहाँ से ली है, यूएसए से, अमेरिका से ली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जापान की। तो जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर टू एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है, वो जो लॉ के द्वारा कानून इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट हमने जापान से लिया है, ठीक है। तो ये थे आपके जो हमारा पार्ट सेकंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा पॉलिटी का, उसका जो सेकंड पार्ट थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसको, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, तो जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल करेगी, ठीक है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से, ठीक है। तो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।